Hello, good evening, friends. Myself Devinder Johar once again in front of you with my next video. And in this video, we'll talk about the very hot and very burning topic of Afghanistan. अफ़गानिस्तान है क्या और अफ़गानिस्तान के इन करंट हालात के लिए कौन लोग ज़िम्मेदार हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान को जानने के लिए सबसे पहले हमारे को करीब करीब 102 साल पीछे जाना होगा और अफ़गानिस्तान के इतिहास में झांकना होगा। 1919 में अफ़गानिस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान को आज़ाद कर दिया क्योंकि उनको यहाँ पर भारत की तरह मुनाफे का सौदा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो अफ़गानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है और दूसरा वहाँ पर पहाड़, रेत, मिट्टी, छोटे मोटे पहाड़ों की लोकेशंस, और उनको वहाँ पर कोई ऐसी इनकम का सोर्स दिखाई नहीं दे रहा था। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हमें अफ़गानिस्तान को छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया 1919 में। उसके बाद में वहाँ पर अंग्रेज़ों के जाने के बाद में राजशाही परिवार का एंट्रेंस होता है। राजा का परिवार टेक ओवर कर लेता पावर को, और उसके बाद में एक राजा के बाद में दूसरा, और उसके बाद में उसका बच्चे, इस तरीके से राजशाही का शुरुआत हो जाती है। और करीब करीब 54 साल तक ये राजशाही अफ़गानिस्तान में चलती रही। और जो आखिरी राजा थे अफ़गानिस्तान के, उनका नाम था मोहम्मद ज़हीर शाह। मोहम्मद ज़हीर शाह 1974 बल्कि 1977, करीब 54 साल के बाद आखिरी राजा जो थे ये कुर्सी पर बैठे, गद्दी पर बैठे हैं। 1977 में ज़हीर शाह बीमार पड़ जाते हैं और अफ़गानिस्तान में इनका इलाज नहीं हो पाता। इनको इलाज के लिए इटली में ले जाया जाता है, जहाँ पर इटली के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो जाती है। और जैसे ये इटली में आए थे, पीछे इनके सेनापति ने, जिसका नाम दाऊद खान था, सेकंड इन कमान था इनके राज में, वो इनके इटली जाने के बाद पीछे से तख्ता पलट कर देता है और ख़ुद को, अपने आप को अफ़गानिस्तान का प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर देता है। उधर इलाज में इटली में राजा की मौत हो जाती है और इधर ये अफ़गानिस्तान के अंदर दाऊद खान अफ़गानिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये पब्लिक से वादा करता है कि मैं अब प्रधानमंत्री हूँ, राजशाही के परिवार का ख़ात्मा कर देंगे, मैं आपको एक डेमोक्रेसी दूंगा, एक संविधान होगा हमारा, आपको आज़ादी मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लिबर्टी होगी, डेवलपमेंट के काम होंगे, वगैरह वगैरह बहुत से वादे करके दाऊद खान अफ़गानिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है। करीब 4 साल तक इसका राज चलता है वहाँ पर। तो 1973 से लेकर 1977 तक, करीब 4 साल तक दाऊद खान ने अफ़गानिस्तान पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर राज किया। और जब 4 साल तक पब्लिक ने ये देखा कि भाई इसने हमारे को जो संविधान का वादा किया था कि मैं आपको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दूंगा, एक नया संविधान दूंगा, अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी होगी, डेवलपमेंट होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे पब्लिक के अंदर दाऊद खान के विरुद्ध आक्रोश बढ़ने लगा। जगह जगह पर धरने प्रदर्शन होने लगे, जुलूस होने लगे। और इन सारे जलसे जुलूस, धरने प्रदर्शन को जो लीड कर रहा था वो एक अफ़गानिस्तान का उभरता हुआ नौजवान लीडर था, जिसका नाम था मोहम्मद तारिक शाह। मोहम्मद तारिक शाह की आवाज़ पूरे अफ़गानिस्तान में सुनी जाने लगी। और जब ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, उसका नतीजा ये हुआ कि दाऊद खान को रिज़ाइन करना पड़ा। उसने अब उसके रिज़ाइन करने के बाद मोहम्मद तारिक शाह, जो नौजवान लीडर था, उसको देश का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया। मोहम्मद तारिक शाह काफ़ी फ्लेक्सिबल माइंडेड था, विकास चाहता था। वो चाहता था कि अफ़गानिस्तान का कोई डेवलपमेंट हो, और दूसरे उसकी नज़दीकी सोवियत संघ के साथ में भी थी। अब यहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत संघ की एंट्री होती है, क्योंकि मोहम्मद तारिक शाह और सोवियत संघ के उच्च लीडरों के बीच में काफ़ी दोस्ती थी, काफ़ी मित्रता थी। USSR, जो कि 15-16 कंट्रियों को मिल के बना हुआ था, जो बाद में जिनका विघटन हो गया, और उसके बाद में ये रूस अलग से हो गया और उसकी कैपिटल मॉस्को है, लेकिन पहले ये 15-16 कंट्रियों को मिला के सोवियत संघ हुआ करता था। तो मोहम्मद तारिक शाह की USSR के साथ में दोस्ती होती है, आना जाना वहाँ पर होता है, और यहाँ पर सोवियत संघ की अफ़गानिस्तान में एंट्री होती है, क्योंकि सोवियत संघ को भी सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका से अच्छी टक्कर मिल रही थी, और दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए, दुनिया में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका चूकते नहीं थे। और दोनों की एंट्री लगभग एक साथ इसी काम के लिए चल रही थी। अमेरिका जहाँ ईरान के अंदर अपने पाँव बढ़ा रहा था, USSR
मतलब सोवियत संघ उसी तरह अफगानिस्तान के अंदर अपनी एंट्री कर रहा था और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर भी चल रही थी और सुपर पावर को लेकर एक अनकहा युद्ध भी दोनों के बीच में चल रहा था। इन्होंने यूएसएसआर ने तारिक शाह को कहा कि आप अपने देश के अंदर कुछ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाएं और डेवलपमेंट के कुछ काम करें, कुछ कल कारखाने लगाएं, कुछ शिक्षा व्यवसाय के लिए कोशिश करें। तो मोहम्मद तारिक शाह ने यूएसएसआर की हेल्प से अपने देश के अंदर कल कारखानों का निर्माण किया, इंडस्ट्रीज़ लगाई, कई स्कूल कॉलेज खोले, लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, थोड़ी सी फ्रीडम दी पहनने की, खाने की, घूमने की, लड़कियों को आज़ादी थोड़ी मिली। और इसी तरह से यूएसएस की धीरे धीरे अफ़गानिस्तान के अंदर मोहम्मद तारिक शाह के बहाने एंट्री होनी शुरू हो गई। अब जैसे जैसे अफ़गानिस्तान की तरक्की होने लगी, यहाँ पर धीरे धीरे माहौल चेंज होने लगा, लोगों की सोच विकसित होने लगी, व्यापार और व्यवसाय बढ़ने लगा और लेडीज़ को भी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलने लगी जो कि राजशाही या उससे पहले दाऊद खान के टाइम पर वो सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि ये एक इस्लामिक देश था जो शरिया के हिसाब से चलता था। और अब जो यूएसएसआर जो कि एक कम्युनिस्ट देश है, जो कि धर्म और रिलीजन को या कास्ट को ज़्यादा नहीं मानते, अब उनकी छाया के अंदर धीरे धीरे ये डेवलप होने लगे। ज़रूर अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ तरक्की होने लगी थी, कुछ विकास के लक्षण दिखाई देने लगे थे, लेकिन जो कटगुल्ले थे अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कबीले थे और जो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट थे, उन लोगों को ये तरक्की कुछ रास नहीं आ रही थी। उनको औरतों का बाहर घूमना या फैशन करना या दूसरे कपड़े पहनना इस तरीके के और आज़ादी से बाहर घूमना ये उनको पसंद नहीं था। उन लोगों ने धीरे धीरे करके अपनी आवाज़ उठानी शुरू किया कि जो ये नूर मोहम्मद तारिक कर रहा है ये गलत है, हमारे इस्लाम के अगेंस्ट है, शरिया के अगेंस्ट है और ये हम यहाँ पर अफ़गानिस्तान में ज़्यादा दिन तक नहीं चलने देंगे। धीरे धीरे ये आक्रोश फिर अपनी चरम की तरफ बढ़ने लगा और इसको हवा देने का काम किया अमेरिका ने, क्योंकि वो देख रहा था कि भाई सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने कदम बढ़ा दिए हैं, तो उसे लगा कि मुझे भी अपने आप को अफ़गानिस्तान के अंदर एंटर कर लेना चाहिए। इन लोगों ने पब्लिक में जाकर नूर मोहम्मद तारिक के अगेंस्ट माहौल बनाना शुरू किया और लोगों से कहा कि ये यूएसएसआर की कठपुतली सरकार है, ये अगर इसी तरीके से राज करता रहा तो इस्लाम और शरिया दोनों ही इस देश में ख़तरे में आ जाएंगे, हमें इसको किसी भी तरीके से रोकना होगा और इस कठपुतली सरकार को हमें ख़त्म करना होगा। माहौल का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी लेनी शुरू करी और देखते ही देखते अमेरिका ने इसके अंदर एंट्री करना शुरू किया और उन्होंने अच्छा मौका देखकर जो नूर मोहम्मद तारिक का सेकंड इन कमांड, जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था हफीज़ुद्दीन अमीन, उसको घेरना शुरू किया CIA के थ्रू। CIA जो कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस है। उन लोगों ने हफीज़ुद्दीन अमीन को मिल के समझाया कि आप अपने देश के अंदर ये बढ़ते हुए यूएसएसआर के कंट्रोल को रोकें, लोगों को समझाएं, हम आपका साथ देंगे। हफीज़ुद्दीन अमीन ने कहा भी मैं क्या कर सकता हूँ। इन्होंने कहा कि आप जो अफ़गानिस्तान के हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट लोग हैं उनसे मिलें, उनको समझाएं कि इस तरीके से हमारा देश के अंदर इस्लाम खतरे में आ जाएगा और जो कुछ कर रहा है ये सब चीज़ें हमारे धर्म के अगेंस्ट हैं। आप थोड़ा सा माहौल बनाएं, हम आपकी सहायता करेंगे और इस सरकार को पलट देंगे। इसी बीच जब हालात हद से ज़्यादा बिगड़ने लगे तो नूर मोहम्मद तारिक ने ये डिसाइड किया कि वो यूएसएसआर की विज़िट करेगा, अपने दोस्त के पास जाकर मदद मांगेगा कि देश में हालात बिगड़ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए उसने फिर सोवियत संघ जाना डिसाइड किया। वो सोवियत संघ में जाता है, वहाँ के सीनियर लीडर से मिलता है और वो उसको कहते हैं कि आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं, बट एक प्रॉब्लम है, जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है हफीज़ुद्दीन अमीन, वो CIA के हाथ में खेल रहा है और ये सारी आग उसी की लगाई हुई है जो कि पब्लिक के अंदर विद्रोह कर रहा है। तो आप जाएं और जाते ही फाइनेंस मिनिस्टर को बेदखल कर दें, उससे रेजिग्नेशन ले लें और उसके बाद में हम अपनी सेना के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे आपकी मदद करने के लिए। सोवियत संघ भी समझ चुका था कि अमेरिका वहाँ पर अपनी एंट्री कर रहा है। अब सीधी सीधी दो लोगों की कोल्ड वॉर थी, दो देशों की कोल्ड वॉर थी
और उसके साथ साथ सुपर पावर बनने की जंग भी अफ़गानिस्तान की ज़मीन के ऊपर अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी थी। ये सोवियत संघ भी समझ चुका था। हफीज़ुद्दीन अमीन अपने तरीके से लोगों को भड़का रहा था और नूर मोहम्मद तारिक ने डिसाइड किया और रशिया को बोला कि ठीक है, मैं जैसे ही वापस जाऊंगा इससे रेजोल्यूशन ले लूँगा। लेकिन जो भी डील ये सोवियत संघ के बीच में होती है ये लीक हो जाती है और अमेरिका को इसकी खबर लग जाती है। CIA हफीज़ुद्दीन अमीन को पहले ही अलर्ट कर देता है कि राजा वापस आ रहा है और वो आने के बाद में तुम्हें अपने पद से बेदखल कर देगा और इसलिए तुम उसे पहले ही घेर लो। और ठीक वैसे ही होता है। जैसे ही नूर मोहम्मद तारिक अफ़गानिस्तान वापस एयरपोर्ट पे पहुंचता है, इसका फाइनेंस मिनिस्टर पहले से उसका स्वागत के लिए वहाँ खड़ा होता है, हफीज़ुद्दीन अमीन, और उसको और उसके परिवार को वहाँ पर वो गिरफ्तार कर लेते हैं और बाद में उसका और उसके परिवार का कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद में हफीज़ुद्दीन अमीन अपने आप को वहाँ देश का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देता है। नूर मोहम्मद तारिक के कत्ल होने के बाद हफीज़ुद्दीन अमीन की सरकार बनने से सोवियत संघ बुरी तरह से भड़क गया। उसको ये सीधी सीधी अपने लिए चुनौती महसूस हुई और ये देखते ही उन्होंने 25 दिसंबर 1979 के दिन अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और विद इन नो टाइम हफीज़ुद्दीन अमीन को घेर कर उसका कत्ल कर दिया गया। और अब USSR के अंदर अब अफ़गानिस्तान में USSR की कंट्रोल की हुई सरकार काम करने लगी। अब ये अमेरिका को कहाँ रास आने वाला था। अब अमेरिका ने देखा कि USSR की कठपुतली सरकार अफ़गानिस्तान के अंदर अब आगे राज करेगी, तो हमें अब क्या करना है। अब उन्होंने देखा कि हालात अगर अपने हाथ में नहीं हैं, तो उन्होंने दूसरे मुस्लिम देशों को यहाँ पर भड़काना शुरू किया कि सोवियत संघ यहाँ पर अफ़गानिस्तान में आ गया है, अब आपको अपने धर्म, अपने रिलीजन, अपनी शरिया को बचाए रखने के लिए इकट्ठा होना होगा। इसी क्रम में अमेरिका ने सबसे पहले ईरान, फिर सऊदी अरब और उसके बाद में पाकिस्तान, इन 3 देशों में चक्कर लगाए, इनके बड़े बड़े लीडर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और इनसे कहा कि आप सब लोग एक हो जाएं तो हम आपकी मदद करेंगे। देखते ही देखते ये तीनों देश अमेरिका की बात मानकर अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत संघ की कठपुतली सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और आप जानते हैं कि अमेरिका ने सऊदी अरब से किस शख्स को अफ़गानिस्तान में उतारा कि वो वहाँ पर विद्रोह का बिगुल बजा दे। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। CIA का ट्रेन किया हुआ एक आतंकवादी, जिसने अफ़गानिस्तान में जाकर वहाँ पर वो लोग जो धर्म के मामले में काफ़ी कट्टर थे, इस्लाम और शरिया को मानने वाले थे, उन लोगों को इस सरकार के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। अमेरिका ने पैसे से और हथियारों से इनकी मदद करनी शुरू करी और पाकिस्तान से ये कहा कि जिन ग्रुप्स को ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ भेजेगा, आप उनको वहाँ पर अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दें, लड़ने की ट्रेनिंग दें, ताकि वो वापस आकर इस सोवियत संघ की कठपुतली सरकार के साथ में युद्ध करे और इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। कार्यक्रम जैसा डिसाइड हुआ था वैसा ही होना शुरू हुआ। विद इन नो टाइम, धीरे धीरे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में टोटल सारे कबीले थे, इन कबीलों को और जो धर्म के ऊपर कट्टर लोग थे उनको भड़काने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और धीरे धीरे करके माहौल बिगड़ने लगा। और ओसामा बिन लादेन को कहा गया कि आप इन लोगों को मुजाहिदीन बनाएं। मुजाहिदीन का मतलब वो होता है जो धर्म के लिए लड़ने वाला हो। और धीरे धीरे मुजाहिदीन की संख्या अफ़गानिस्तान में बढ़ने लगी, जो इस्लाम को ख़तरे में देखकर लड़ने के लिए तैयार हो गए और जिनको हथियार और पैसा अमेरिका ने देना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये लोग ओसामा बिन लादेन के अंडर ट्रेनिंग लेकर, उसकी सहायता लेकर पाकिस्तान में जाने लगे और वहाँ से भी इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग ली। और फिर उसका इनका सिलसिला शुरू हुआ कि पाकिस्तान से इनको हथियार, पैसा, ट्रेनिंग अमेरिका के थ्रू मिलने लगी और ये ट्रेन होकर यहाँ पर आने लगे और इकट्ठे होने लगे और गोरिल्ला वार करना इन्होंने शुरू कर दिया। 2-3 साल तक ये सब सिलसिला चलता रहा और अब सोवियत संघ को दिखाई दे गया कि इन लोगों के पास में अब एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स तक आ गए हुए हैं, जो कि ये लड़ने में, गोरिल्ला वार करने में काफ़ी माहिर थे अफ़गानी मुजाहिदीन। पहाड़ियों के अंदर छुप कर सोवियत संघ के आने वाले हेलीकॉप्टर्स को
आकाश में उड़ा देते थे। और जितनी इनकी सेना थी सोवियत संघ की, वो भी अब इन गोरिल्लों से पार नहीं पा रही थी। और सोवियत संघ ने ये महसूस कर लिया था कि अब ज़्यादा देर तक यहाँ टिके रहना का कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि उसकी थल सेना का भी बहुत नुकसान हो रहा था, उसकी वायु सेना का भी बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि मुजाहिदीन अब धीरे धीरे भारी पड़ने लगे थे। बस ये देखते हुए धीरे धीरे सोवियत संघ ने यहाँ से अपनी फ़ौजें वापस बुलानी शुरू कर ली और सारी सेना धीरे धीरे करके वापस खींच ली। एक किस्म से ये सोवियत संघ की अमेरिका के सामने एक हार थी। अब यहाँ से कहानी अफ़गानिस्तान की फिर बदलना शुरू हुई और एक और वक्त एक और करवट लेता है। अब अमेरिका की कठपुतली सरकार अफ़गानिस्तान में राज करने लगी। नतीजा फिर वही हुआ, कुछ टाइम के बाद में कबीलों में फिर असंतोष फैलने लगा और ये जितने भी मुजाहिदीन थे, जो अफ़गानिस्तान के छोटे छोटे कबीले थे, ये आपस में ही लड़ने लगे। सत्ता के लिए, ताकत के लिए, पावर के लिए आपस में भिड़ने लग पड़े। अमेरिका के लिए अब ये संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कबीले और ये मुजाहिदीन जो अपने तैयार किए हुए अमेरिका के अपने खर्चे पर, अपने पैसे पर ट्रेनिंग देकर तैयार किए हुए थे, अब ये अमेरिका की कठपुतली सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए हथियार लेकर उनसे लड़ने के लिए। हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे। ओसामा बिन लादेन को कहा गया कि तुम एक बार फिर अफ़गानिस्तान में अपनी ताकत को बढ़ाओ और जितना हो सके स्टूडेंट विंग को अपने कंट्रोल में लो। तो अफ़गानिस्तान के जितना भी छात्र संगठन थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे इन कबीलों के बनिस्बत, इनके कंपैरिजन में वो काफ़ी शक्तिशाली थे। और ओसामा ने इन्हीं लोगों को फिर से ट्रेन करना शुरू किया और स्टूडेंट विंग को इनके विरुद्ध लड़ने के लिए धीरे धीरे तैयार कर दिया। अब इन्हीं स्टूडेंट विंग के अंदर, इन स्टूडेंट्स के अंदर, छात्रों के अंदर ही एक छात्र था जो नौजवान लीडर था इनका, उसका नाम था उमर। और यहीं से फिर तालिबान की शुरुआत होती है। तालिब का मतलब होता है छात्र और तालिबान छात्रों का समूह, और इनको लीड करने वाला अफ़गानिस्तान का लीडर उमर। अब ये फिर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते हैं तालिबान, और यहाँ आकर इन कबीलों से और दूसरे लोगों से इनका लड़ाई और मारकाट शुरू हो जाती है और एक किस्म के अफ़गानिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर मारकाट के दौरान लड़ाई में बम गोले बारूद चलते हैं। कोई एक गोली या बम का कोई छर्रा आके उमर की आंख पर लगता है, जो तालिबान का लीडर था, और अपनी एक आंख खो देता है। जब इसकी एक आंख खो गई तो इसने थोड़ा इन सब चीज़ों से पीछे हटना ठीक समझा और इसने जाके मस्जिद में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। और जो लोग मस्जिद में जाके पढ़ाते हैं उनको लोग मौलवी कहते हैं और मुल्ला भी कहते हैं, इमाम भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका नाम फिर धीरे धीरे मुल्ला उमर हो गया। अब मुल्ला उमर राजनीति और इन लड़ाई झगड़ों से कुछ टाइम के लिए परे हो गया और ये स्टूडेंट विंग तालिबान जो ट्रेन होके आए थे, ये और कबीले और अमेरिका की सरकार के अगेंस्ट तेजी से लड़ने लगे। और इनको लगा कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं, अमेरिका की जो ख्वाहिश है और जो उनके सिस्टम है, जो वे ऑफ वर्किंग है, वो इनको पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि वही प्रॉब्लम थी कि ये लोग कट्टर थे, शरिया और इस्लाम के हिसाब से चलने वाले थे और अमेरिका अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रहा था। फिर से वही हलचल की स्थिति बनती है, फिर वही विद्रोह होते हैं और आखिरकार हालात फिर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि अफ़गानिस्तान में जो सबसे पावरफुल विंग था इन मुजाहिदीन में, इन कबीलों में और इन स्टूडेंट विंग्स के अंदर तालिबान में, तालिबान ग्रुप सबसे ताकतवर बनकर उभरता है और अमेरिका की कठपुतली सरकार को गिराकर 1998 में 1998 में ये तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेते हैं और इनकी सरकार वहाँ पर बन जाती है तालिबान की। अब वापस अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ से शुरू हुए थे वही इस्लामी कानून, वही शरिया कानून, वही लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर पाबंदी, घर से निकलना नहीं है, कोई फैशन नहीं करना, खाना पीना रहन सहन हर चीज़ के ऊपर वही इस्लामी कानून और शरिया कानून और उनकी पाबंदियाँ, और उसी तरीके का सारा सिस्टम दोबारा चलना शुरू होता है। चौड़ाई पे फांसी देनी है, किसी का सिर कलम कर देना है, और इस तरह के सारे कानून जो थे वो वापस इम्प्लीमेंट होते हैं और फिर वही सारी कहानी तालिबान के अंडर अफ़गानिस्तान में होनी शुरू हो जाती है। 1998 से लेकर 3 साल तक, करीब 2001 तक इनका राज चलता रहता है और उसके बाद में
अमेरिका के अंदर 9/11 होता है, पूरे अमेरिका के अंदर हड़कंप मच जाता है और अमेरिका को पता चलता है कि ये 9/11 का जो जिम्मेदार है वो है उनका अपना ही ट्रेंड किया हुआ ओसामा बिन लादेन, क्योंकि उसने अफ़गानिस्तान में देखा और महसूस किया कि अमेरिका ने हम सब लोगों को मुसलमानों से भिड़ाकर हमें बेवकूफ़ बनाया और हमारी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। उसने बदला लेने के लिए अमेरिका में 9/11 किया और फिर भाग के वो अफ़गानिस्तान में आ जाता है। मुल्ला उमर इसको यहाँ पर छुपने में मदद करता है, जो तालिबान का हेड था, और अफ़गानिस्तान की तोड़ा की पहाड़ियों में ओसामा बिन लादेन अमेरिका से छुप कर यहाँ रहना शुरू कर देता है। अब एक टाइम आता है, अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए अफ़गानिस्तान में पहुँचते हैं। उनको खबर होती है कि ये ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में कहीं छुपा हुआ है। वो अपनी पूरी फ़ौजें और पूरी सेना लेकर यहाँ पर डट जाता है और उनको जब पता चला कि भाई मुल्ला उमर एक और इनका ट्रेंड किया हुआ आदमी जो ओसामा बिन लादेन को छुपने में मदद कर रहा है, अमेरिका ने उसके ऊपर $1 करोड़ का इनाम रखा उसकी गिरफ्तारी पर या उसके सर काट के लेके आने वाले के लिए। अब होता ये है कि दोनों ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं अपने आप को छुपाने के लिए, कि उनको मालूम है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनको ढूंढ निकालेगा और उसके बाद में उनका क्या असर होने वाला है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। अब इसको ढूंढते ढूंढते अमेरिका भी अफ़गानिस्तान का पूरा जर्रा बमों से, गोलियों से, बारूद से ख़त्म करने के बाद जब उसको ओसामा बिन लादेन वहाँ पर भी नहीं मिलता और उनको पता चल जाता है कि ओसामा बिन लादेन इस वक्त पाकिस्तान में है, तो एक सीक्रेट मिशन करके अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जाकर मुल्ला उमर को गिरफ़्तार करवा लेता है और ओसामा बिन लादेन को कत्ल करके समुद्र में डुबो देता है, जैसा कि ये सब हमने सुना ही हो। तो एक आदमी ओसामा बिन लादेन जिसे अमेरिका ट्रेंड करता है, अपने फ़ायदे के लिए अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करता है और बाद में वो आदमी ही अमेरिका को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर 9/11 करता है और उसके बाद में फिर अमेरिका उसको मारने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर इस सारे कार्यक्रम में अफ़गानिस्तान में अमेरिका के घुसने से लेकर और ओसामा बिन लादेन के मरने तक करीब 20 साल के अंदर कितने ही लाखों करोड़ डॉलर अमेरिका ने बर्बाद कर दिए और उसको हासिल कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मुल्ला उमर को जेल से आज़ाद करवाया और उसको वापस अफ़गानिस्तान में आने की परमिशन दे दी जाती है। अब उनका एक दुश्मन ख़त्म हो चुका है और दूसरे का वो सहारा लेकर अफ़गानिस्तान में फिर से सेटल होना चाहता है। अब अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो अफ़गानिस्तान में अब ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने जितना पैसा बर्बाद करना था कर लिया और हासिल कुछ भी नहीं हो रहा था। उसकी बनाई हुई अमेरिका की बनाई हुई कठपुतली सरकारें, चाहे वो अशरफ गनी की हों या करज़ई की, वो भी कामयाब नहीं रही और अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सेना यहाँ से वापस बुला लेगा। और इसी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने डिसाइड किया था कि मई-जून 2021 इसी साल तक अमेरिका की धीरे धीरे करके अपनी सारी सेना वापस अफ़गानिस्तान से बुला ली जाएगी और अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ की सरकार राज करेगी। और अब जो नए राष्ट्रपति आए हैं अमेरिका के, उन्होंने डिसाइड किया कि मई की जगह पर हम इनको अपनी सेनाओं को सितंबर तक पूरी तरह से वापस मंगवा कर अफ़गानिस्तान से अपनी सेना पूरी वापस मंगवा लेंगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये डिसाइड किया कि 9/11 की बरसी पर आखिरी दिन उनकी सेना का अफ़गानिस्तान में होगा और इस तरह से वो इसको अफ़गानिस्तान के इस कहानी का पटाक्षेप करेंगे, ख़त्म करेंगे और जो सरकार यहाँ पर है अब अफ़गानिस्तान में वही राज करेगी। लेकिन वो उल्टा गया। अमेरिका के लाख ना चाहने के बावजूद जैसे ही अमेरिका ने यहाँ से अपनी फ़ौजें निकालनी शुरू करी और लगभग 80% उनकी सारी फ़ौजें वापस अमेरिका जा चुकी हैं, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपना सारा तामझाम समेट कर कजाकिस्तान या पता नहीं किस देश में जाके भाग के शरण ले चुके हुए हैं और अपने लोगों को, अपनी जनता को उनके हाल पर उन्होंने छोड़ दिया। अब हुआ यहाँ पर वही कि राष्ट्रपति के भाग के जाते ही तालिबान को एक बार फिर ऑक्सीजन मिल गई अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना एक छत्र राज करने की। अब तालिबान ने अमेरिका की उम्मीदों से कहीं आगे जाकर
विद इन नो टाइम, हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान पर वापस कब्ज़ा कर लिया। और अब एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर तालिबान का शासन होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो करीब करीब ये सारी स्टोरी है, ये हालात हैं जो मैंने साए रखने की कोशिश करी है सिलसिलेवार तरीके से। अब जहाँ से शुरू हुई थी कहानी, अब वापस वहीं पे आ गई है। अब फिर वही तालिबान का राज है अफ़गानिस्तान में, फिर वही कट्टरपंथी राज करेंगे और शायद ये तालिबान 2.0 वैसे ही राज करेगा जैसे इसने पहले किया था, अपने वही कट्टर विचारधारा से कि वही चौराहे पर फांसी, किसी का भी गला काट देना, किसी का कत्ल कर देना, औरतों की पढ़ाई पर और बाहर निकलने पर रोक, और वो सब चीज़ें अब फिर से शायद दोहराई जाएंगी और अफ़गानिस्तान का शायद ये भाग्य बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।